नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया A9 में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। जी हाँ, हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में जिनका ताल्लुक एक आम इंसान से है, गरीब से है, किसान से है। जी हाँ, आज हमारे मेहमान मौजूद है सीहोर से मेंबर कांग्रेस कमेटी के हरपाल ठाकुर जी। आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया A9 के कार्यक्रम हल्ला बोल में। हरपाल जी, आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह कई किसानों की ये समस्या है कि जो फसल है वो बारिश में ख़राब हुई है, बारिश की वजह से उनकी लागत भी नहीं निकल पाई। ऐसे में कई किसान मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे खाते में बीमा राशि दी जाए या सरकार की तरफ से ऐसी मदद दी जाए जो कहीं न कहीं किसान को आर्थिक मंदी से बाहर निकाल सके। जी, जैसा कि आपने बताया कि किसान की आर्थिक हालत ख़राब है, तो यह सही बात है। सीहोर ज़िले में इस बार पिछले सप्ताह में अचानक कोई महामारी के कारण पूरे ज़िले का फसल ख़राब हो गया और किसान ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो पिछला सत्र का बीमा था वो तत्काल दिया जाए और इसके साथ ही पिछले साल जो मुआवजा की सैंक्शन हो गया था उसमें से एक किस्त मिल गई थी, वो एक किस्त के अलावा 3 किस्त दी जाए। और इसके साथ ही सीहोर ज़िले में, चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो हमने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि पिछले बार जब कमलनाथ जी की सरकार थी और फसल ख़राब हुई थी और इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, तब हमने पूरे ज़िले को आपदा प्रभावित घोषित कराया था। और आपदा प्रभावित घोषित में ये होता है कि फिर वहाँ सर्वे की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः नेचुरल रूप से हर किसान को अपने आप बीमा और मुआवजा मिलता। और सबसे बड़ी बात है, किसान क्या मांग कर रहे हैं पता है आपको? किसान यह मांग कर रहे हैं कि जब पिछले बार शिवराज सिंह जी चौहान फसल खराब हुई थी तो 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कमलनाथ जी से मुआवजा देने की मांग कर रहे थे और बीमा देने की मांग कर रहे थे। कमलनाथ जी ने मुआवजा भी दिया 1 किस्त और 3 किस्त तब तक सरकार बदल गई और इसके साथ ही बीमा 100% आएगा। जबकि शिवराज सिंह जी चौहान 2018 में मुख्यमंत्री थे, उस समय सीहोर विधानसभा, आष्टा विधानसभा और इछावर विधानसभा के लोगों को बीमा नहीं मिला। तो यहाँ के किसानों के अंदर एक दर्द ये है कि एक तो हमारा 2018 का नहीं मिला, वो भी कायदे में इनको देना चाहिए, 2019 का पूरा सब लोगों को देना चाहिए। और इसके साथ साथ ही इस साल जो नुकसान हुआ इसका 40,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा और पूरा बीमा इसको आपदा प्रभावित जिला घोषित करके 100% देना चाहिए। ठीक है, आज किसान समस्या के बीच आया जहां पर आपने कहा कि भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को किसानों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, जब सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी, तब भी किसान दुविधा में था, मुसीबत में था, तब भी तो किसान के द्वारा कोई मदद नहीं की किसानों को। नहीं, देखिए ये बात मेरे ख्याल से आप या तो पूछ रहे हैं या जानकारी अधूरी है। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी तो हमने सबसे पहले किसानों 10 दिन का वादा किया गया था, राहुल गांधी के द्वारा खुले मंच से कहा गया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता भी खोनी पड़ी, लेकिन वो कर्जा माफ नहीं कर पाई। नहीं, ये कैसे? ये तो सबको पता था। इस वजह से सत्ता खोनी पड़ी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमने 10 दिन में कर्ज माफ करने की घोषणा की थी और हमने 2 घंटे में मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया। पर चूंकि 54,000 किसानों का कर्ज माफ होना था, 15 साल में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश में 23,000 करोड़ कर्ज था, उसको 2 लाख करोड़ कर्ज करके खाली खजाना छोड़ के गए थे। तो हमने पहली किस्त के अंदर 21 लाख किसानों के खाते में पैसा भेजा और उसके बाद सेकेंड बार में हमने 5 लाख किसानों के खाते में भेज के, जब इनने हमारी सरकार चुराई तब तक 26,50,000 किसान के खाते में हमने पैसा डाला और मार्च में बाकी 7 लाख किसान के खाते में पैसा चला जाता और जून में तो पूरे किसानों का 100% कर्जा माफ हो जाता। तो कर्जा माफ नहीं हुआ ये कहना गलत है। तो हमारे पास सैकड़ों किसानों की ऐसी लिस्ट है, ऐसी कई रोजाना खबरें आई थी। उस दौर में भी किसान सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि जो कांग्रेस के द्वारा वादा किया गया था उस वादे को पूरा नहीं किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो किसान कह रहे थे इस बात को। नहीं, किसान भी कह रहे थे और ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे और इसके बाद कृषि मंत्री कह रहे थे। कृषि मंत्री की पत्नी का कर्ज माफ हुआ है, मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों का कर्ज माफ हुआ है। और देखिए एक अंतर आपको देखना पड़ेगा, 2008 में शिवराज सिंह जी चौहान ने 50,000 के कर्ज माफी के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ा
और आज तक एक किसान का 1 रुपये का कर्ज माफ नहीं किया। हमारा कैबिनेट का डिसीजन है, कैबिनेट के डिसीजन में ये है कि हम सारे किसान का कर्ज माफ हमने कर दिया। फंड का अरेंजमेंट जहाँ तक था, केंद्र सरकार हमारे फंड लगातार रोक के बैठी हुई थी, तो भाजपा की सरकार को और भाजपा के नेता को ये चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी से कह के हमारा जो हिस्से का फंड था हकीकत में वो जारी कराए। तो चूंकि फंड का अरेंजमेंट भी करना था, तो किसान के खाते में उतना राशि जमा 26,50,000 किसान के इतिहास में आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 26,50,000 किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर ये लोग षड्यंत्र पूर्वक अगर हमारी सरकार को नहीं गिराते तो आज दिनांक तक हम सारे किसानों का कर्जा माफ कर चुके हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि आप कह रहे थे कि अतिथि शिक्षक का काम नहीं हो रहा, आप कह रहे थे कि वादे पूरे नहीं हो रहे, तो आप शिवराज सिंह जी 4 महीने से मुख्यमंत्री है, वो बचे हुए किसान का जो कर्जा है वो क्यों माफ नहीं हुआ? जो किसान के दूध का भाव बढ़ गया था, 7 रुपए फेट मिल रहा था, वो 5 रुपए फेट क्यों कर दिया गया? जो किसानों की सब्सिडी थी वो क्यों रोक दी गई? गौ माता के ऊपर सब्सिडी और गौशालाओं के ऊपर क्यों रोक दिया? इस पर वो प्रश्न क्यों नहीं करते ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से? आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन इस बीच किसान जो है वो अपनी दुविधा किसे सुनाएगा? नहीं, देखिए, आरोप की बात है, साँच पे आँच नहीं होती है। हम आज सरकार में नहीं है, हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 26,50,000 का लिस्ट ड्राइव दिया मीडिया को, आप चेक कर लो, क्या उनके खाते में पैसा नहीं गया? हम कह रहे हैं कि हमने किसानों का दूध का रेट बढ़ाया, तो आप पूछ लो 6 महीने पहले कितना रुपए फेट मिलने लगा था और आज कितने रुपए फेट मिले। तो ये तो यकीन पे है, जमीन पे है। और शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार बता दे कि 15 साल में उन्होंने एक किसान का 1 रुपया का कर्ज माफ किया हो, आज तक नहीं किया। 50,000 का 2008 में उन्होंने वादा किया था, एक किसान का कर्ज माफ नहीं किया। तो हमने 10 दिन में कर्ज माफ का वादा किया था और 10 दिन के पहले ही हमने कर्ज माफ की फाइल सिग्नेचर की, उसकी लिस्ट बनाई विधिवत, और इसके बाद 26,50,000 के खाते में हमने पैसा भी डाला, जबकि खजाना खाली छोड़ के गए थे शिवराज जी। तो मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, आरोप उसके सुनना चाहिए जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ किया ही नहीं हो उसके आरोप सुनने का क्या मतलब? और सरकार में बैठा व्यक्ति ये बताइए, कमलनाथ जी की सरकार ने मान लीजिए पूरे किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले, तो कैबिनेट का डिसीजन था, किसान के हित में शिवराज सिंह चौहान को पैसा डालने से किसने रोका? ज्योतिरादित्य सिंधिया को पैसा डालने से किसने रोका? अगर वो डोलेंगे, किसान किसी पार्टी के होते हैं क्या? किसान तो पूरे प्रदेश के है ना। कैबिनेट का डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। पिछली सरकारों का जो अच्छा डिसीजन होता है उसको कोई रोकता थोड़ी है, आपने क्यों रोका? जी, तो फिर क्या वजह थी जहां कांग्रेस पार्टी आज बैकफुट पर नजर आ रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है। शिवराज सिंह चौहान को देखो, झूठ बोलो दिन भर भाषण देने का काम है। मैं तो शिवराज सिंह चौहान और उनके कृषि मंत्री और उनके सीहोर जिले के 3 विधायक, सीहोर विधायक, आष्टा विधायक और इछावर विधायक से ये पूछता हूं कि जब 2018 में किसानों की फसल खराब हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, और जब फसल बीमा राशि आई तो सिर्फ बुद्धि विधानसभा के लोगों को मिली। 2018 में 3 विधानसभाओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन किसानों का हक क्यों मारा? और बीमा कंपनी जो बीमा देती है वो किसान उसका प्रीमियम जमा कराता है, सरकार किसी की भी कोई एहसान नहीं करता। उसके उलट 2019 में जब बीमा आएगा तो 100% किसानों का आएगा, क्योंकि हमने पूरे जिले को आपदा प्रभावित घोषित कराया था। हमारा कलेक्टर अभी बदला नहीं है, वही कलेक्टर है। तो फिर सबको मिलेगा। आपके क्षेत्र के विधायक को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों के साथ दगा किया गया था? एक बात बताइए, दगा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2008 के बाद उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी भी आप देखिए, कई एक किसानों की बिजली वसूली के लिए ट्रैक्टर की कुर्की की गई, मोटरसाइकिलों की कुर्की की गई। कांग्रेस की सरकार में एक भी ट्रैक्टर की कुर्की की गई हो तो बता दो, एक भी किसान की मोटरसाइकिल छुड़ाई गई हो तो बता दो। जो बिजली आप 200 रुपये और हजारों में जो बिल आ रहे हैं वो हम 100 रुपये में दे रहे थे, हम 150 यूनिट तक उसको सस्ता दे रहे थे, इनने उसको महंगा कर दिया। और देखिए मुख्यमंत्री कितने बनावटी चेहरा रखते हैं कि बिजली का बिल स्थगित करते। भाई बिजली का बिल माफ होता है, बिजली का बिल एडजस्ट होता है, बोले इसको स्थगित किया जाता है। ये कौन सी भाषा है? ये सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने की भाषा है, और ध्यान भटका के हम कैसे लाभ ले सकते हैं वो भाषा है। आपके कार्यकाल में भी तो किसानों को 10,000 के बिजली बिल दिए जा रहे थे, आपके कार्यकाल में भी। हमारे कार्यकाल में जो शिवराज सिंह चौहान ने 15,000 जो दिया जा रहा था उसका आधा बिल हमने कृषि का किया, और जो 200 रुपये में 100 यूनिट ये दे रहे थे वो हमने 100 रुपये में किया। और इसके साथ ही इनका 100 यूनिट के बाद बढ़े हुए रेट पे बिल आता था, हमने 150 रुपये तक का जो बिल था वो 200 और 300 रुपये के बीच में आने लगा। वो आंकड़े हैं, आप आंकड़े निकाल के बात करिए ना, फैक्ट के आधार पे।
झूठ कौन बोल रहा? झूठ हरपाल ठाकुर बोल रहा है, कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बोल रही है, या शिवराज सिंह चौहान बोल रहा? जमीन सामने आ जाएगी। आप तो प्रश्न पूछ लीजिएगा ना तीनों सीहोर विधायकों से, सीहोर, आष्टा और इछावर से, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि 2008 का फसल बीमा आष्टा के किसानों को, सीहोर विधानसभा के किसानों को और इछावर विधानसभा के किसानों को क्यों नहीं मिला? और 2019 का बीमा जब हमारी सरकार थी, हमारे लोगों ने कराया, उसका अभी कुछ दिन बाद ये पैसा जब डालेंगे तो अगर उसमें कोई किसान छूटे तो हमारा माइनस होगा। जी, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? जब किसान तो आज दुविधा में है, किसान तो आज परेशान है, तो फिर उसकी दुविधा कौन समझे, कौन दूर करेगा? देखिए, किसान की दुविधा जो होती है और किसान जो आज संकट में है, ये देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को किसान का संकट दूर करना चाहिए। कोविड महामारी है, एक बात बताइए, जो बचा हुआ कर्ज इनको माफ करना चाहिए। भाई विधानसभा तो वही है, सरकार वही है, सरकार तो पार्टी से बदलने से क्या फर्क पड़ता? अगर किसान के खाते में किसी सरकार ने निर्णय किया और 26,50,000 किसानों का कर्जा माफ कर दिया और बाकी के खाते में अगर पैसा नहीं जा पाया तो 6 जून तक जाना था, कायदे में आपको बिना कहे वो पैसा डाल देना चाहिए। इसके साथ ही अभी जब 100% फसल खराब हो गई तो किसानों को 40,000 रुपये हेक्टर बीमा सरकार को देना चाहिए। बीमा तो मिले ही मिले, इसके अलावा मुआवजा भी देना चाहिए। और इसके साथ साथ इनने मंडी एक्ट बदल दिया, जिसमें किसान का समर्थन मूल्य के आधार पर उसको नुकसान होगा, उसका भाव कम मिलेगा। जैसे भावांतर में लूट कर रहे थे वैसे फिर से लूट चालू हो जाएगी। तो विपक्ष तो मांग कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, और हद की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में आपदा में अवसर तलाश रही है। पूरे सरकारी उपक्रमों को निजीकरण किया जा रहा है ताकि कोविड महामारी के दौरान धरने, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं हो। इनका तो ना चाल है ना चरित्र है। यहाँ से देखो, नंबर 1 के झूठ बोलने वाले यहाँ तो होड़ लगी है कि मोदी जी झूठ बोलेंगे कि शिवराज जी ज़्यादा झूठ बोलेंगे। जो ये बोलते जमीन पे कहीं मिलता नहीं। इनने झूठ बोला कि 51,000 रुपये की राशि कमलनाथ जी ने कन्यादान में नहीं दी। 225 से ज़्यादा विदिशा जिले के एक जनपद के अंदर 51,000 रुपये की राशि जारी हो गई, और अब बाद में इनका मंत्री कह रहा है कि हम उस राशि को 28,000 रुपये करेंगे। तो ये बढ़ाने की जगह कटौती करते हैं। ये शुद्ध के खिलाफ युद्ध की जगह ये मिलावटखोरों के साथ मिलकर शासन करते हैं। तो इनको देना चाहिए और किसानों की मदद करना चाहिए, मजदूरों की मदद करना चाहिए। केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज पहले ही खोखला साबित हुआ। मैं क्षेत्रीय मुद्दे पे आना चाहूँगा, मैं क्षेत्रीय मुद्दों की बात करना चाहूँगा। आज सिद्दीगंज और खाचरोद की जो सड़क है वो बदहाल हालत में है, उसे मौत की सड़क कहा जा रहा है। कई बार प्रशासन को लिखित में शिकायत दी, कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, प्रशासन सत्ता कई आई चली गई, लेकिन आज भी रोड की बदतर हालत वही की वही है। देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है कि भाजपा 15 साल सरकार में रही और उस सड़क की इतनी हालत ख़राब है, और कई एक सड़कों की हालत ख़राब थी। और इसके बाद जब हम सरकार में आए तो हमने उसकी प्रक्रिया को पूरा करा के उसको टेंडर प्रोसेस पे ला दिया, और मेरे ख्याल से वो काम अप्रैल में चालू हो जाता। पर उस समय सरकार चली गई, वो काम फिर वहीं रुक गया, और भाषण इनके चालू हो गए कि हम काम करा रहे हैं। अरे भैया, 15 साल से आप सत्ता में हो, 25 साल से आपका भाजपा का विधायक आष्टा में है। अगर आष्टा की सड़क खराब है तो उसके लिए हरपाल ठाकुर जिम्मेदार है, उसके लिए कमलनाथ जी जिम्मेदार है, उसके लिए यहाँ के पूर्व सांसद थोड़ी जिम्मेदार है। अरे आप लोग जिम्मेदार हो, आपको तत्काल उसका काम करना चाहिए, उसका टेंडर पास करा के तत्काल उसमें काम लगाना चाहिए। पर एक बात बताइए, झूठ बोलने के अलावा उनका कोई काम ही नहीं है। कई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए, जहां पर कई शिकायतें आती हैं कि हमें ना शौचालय दिया जाता है, ना आवास का लाभ दिया जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले पर भी नकेल नहीं कसी जा रही है इनके? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले पे नकेल जहां हम भारतीय जनता पार्टी से अगर करने की बात करते हैं तो बेईमानी है। भ्रष्टाचार और इनका चोली दामन का साथ है। भ्रष्टाचार पे नकेल कसना तो इनका बिल्कुल ही बात, इनके बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो पूरे गले गले भ्रष्टाचार में भरे पड़े हैं। मशीनें इनके घर में पाई जाती है, बंगले में पाई जाती है, तरह तरह के परिवार पे भी आरोप लगते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आप देखो कि अभी निजीकरण की बात चल रही है और भाजपा के लोग ये कहने लगे कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए निजीकरण आवश्यक है। इसका मतलब कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार रोकने में असफल हुई है। तो असफल सरकार अपने कामों के कारण हुई है। ऐसा नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा कोविड महामारी के दौरान हमारे सारे शासकीय संस्थान ही काम आए हैं। तो आप खुद अगर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होगा तो भ्रष्टाचार पर नकेल भी कसेगी और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल भी होगा। और आप खुद अगर उसमें हिस्सेदारी की पार्टनरशिप करोगे तो फिर भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कैसे होगा?
ये तो कांग्रेस के समय में भी चल रहा था, तब नकेल क्यों नहीं कसी गई? नहीं, देखिए, कांग्रेस के समय में और भाजपा के समय में उदाहरण में, इसको बड़े स्तर पे आपको उदाहरण बता देता हूँ। कांग्रेस के समय में, मैं छोटे तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं आएगा, बड़े पे कांग्रेस की कार्यशैली और भाजपा की कार्यशैली में आपको अंतर बता देता हूँ। जब बात चल रही थी 2G की, जब बात चल रही थी कोल घोटाले की, तो हमारे मिनिस्टरों के इस्तीफे हुए, उनके खिलाफ जांच चालू हुई और नरेंद्र मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में वो बारी हुए। हमने ये नहीं देखा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, आरोप लगा, मतलब हमने उनसे इस्तीफे लिए और कार्रवाई शुरू कराई। और नरेंद्र मोदी जी के यहाँ क्या होता है भाई, नीरव मोदी के पास पैसा लिया जाता है, ललित मोदी के पास पैसा लिया जाता है, रिकॉर्ड पे पैसा आता है और इनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इनके यहाँ जांच चालू नहीं होती है। तो भ्रष्टाचार तो इनकी आदत है, इनका कम है। हम तो कार्रवाई करते हैं भाई, हम तो हमारे महाराष्ट्र के बीजेपी पर टीवी आरोप चैनल लगाती है भ्रष्टाचार के आरोप आपके द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात साबित नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार में गले गले डूबे पड़े, पर इनके यहाँ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का सोचा ही नहीं जाता। इनको तो ये लाइसेंसी अधिकार है, इनके तो इतना बड़ा अधिकार है कि आपके भ्रष्टाचार के मामले में तो आप इनसे अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि कोई कार्रवाई करेंगे। तो फिर साबित क्यों नहीं कर पाए राहुल गांधी राफेल के मामले में? देखिए, राहुल गांधी एक तो सीबीआई नहीं है, राहुल गांधी ईडी भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने सामान्य मांग की। आप हम सब जानते हैं कि एक कोई डील हुई जिसमें एक राफेल 526 करोड़ में खरीदे जाना था। इसके साथ ही तकनीकी ट्रांसफर के साथ साथ वो जरूरी था, इसलिए 126 खरीदे जाने थे। और इसके साथ ही उसका तकनीकी ट्रांसफर के साथ बाकी का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को करना था, जिसने सुखोई जैसे विमान बनाए। और भारत के प्रधानमंत्री ने निजी हस्तक्षेप से वो डील को कैंसिल करके नई डील की, जिसमें 126 की जगह पे 36 विमान आएंगे, 1526 की जगह पे 1600 करोड़ के आएंगे। और इसके साथ साथ ही वो एक ऐसी कंपनी काम करेगी, तकनीकी ट्रांसफर नहीं होगी, और डिफाल्टर रिलायंस की कंपनी को टेंडर दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती थी तो कांग्रेस की सरकार के समय बफोर्स में इनने जेपीसी की मांग की और हमने जेपीसी इनको दिया और जेपीसी की जांच हुई। इसके बाद जब वाजपेयी जी के कार्यकाल में, आडवाणी जी के कार्यकाल में, सुषमा जी के कार्यकाल में 10 बार भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी की मांग की और जेपीसी, कांग्रेस की सरकारों ने जेपीसी का गठन किया, जो संसद की सर्वोच्च समिति होती है। अगर नरेंद्र मोदी जी ईमानदार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदार है, तो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि आप जेपीसी का गठन कर दीजिएगा, उसमें आपकी पार्टी के ज्यादा सांसद सदस्य है तो स्वाभाविक आपके ज्यादा मेंबर रहेंगे, अध्यक्ष भी हो सकता है आप ही की पार्टी का रहेगा। तो फिर जेपीसी जांच कराने में क्या दिक्कत है? सांच को आंच किस बात की? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप राफेल के मुद्दे पे जेपीसी की जांच करा दीजिए। और एक बात और मैं आपको कह रहा हूं, आप ईमानदारी की बात रखिए। कांग्रेस के किसी नेता को तो भ्रष्टाचार में सजा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को नगद 1 लाख रुपए की रिश्वत में सजा हुई। इसके साथ ही एनडीए की गवर्नमेंट में जया जेटली को भी कुछ दिन पहले सजा हुई। और जिस दिन इस राफेल की जेपीसी और अन्य एजेंसियों से वास्तविक जांच हो जाएगी, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री को कई बार आरोप लगाए गए लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, हम अगले सवाल पे आना चाहेंगे। जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उस पर कोई सीबीआई जांच नहीं की गई, या फिर जो बड़ी संगठन जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा जांच नहीं करवाई गई। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया तो लगातार सीबीआई जांच या फिर तरह तरह की जांचें बिठाई गई। आपको क्या लगता है, क्या इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति छिपी हुई है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज के दौर में यह प्रश्न पूछने का साहस किया। क्योंकि आज तो मीडिया की आप स्थिति देख रहे हैं कि वो तो राग दरबारी मीडिया हो गया है। और एक सुशांत राजपूत, एक लड़का मरा, अच्छी बात है, उसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। हमको उस एजेंसी पर भरोसा रखना चाहिए और हमको रिया कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, गाड़ी में बैठ रही है दिखाने की जगह अच्छा होता हिंदुस्तान का मीडिया आपके जैसा साहस दिखा पाता। क्यों पुलवामा हमले की सीबीआई जांच नहीं हुई? भाई देखिए, पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हमारी सेना साहस दिखाया। भारतीय सेना हमेशा साहस दिखाती है, कहीं एक बार वो घोषित करती है, कहीं एक बार वो घोषित नहीं करती है। तो अगर मान लीजिए किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने उसका हाथ तोड़ दिया, ये तो एक आपकी वीरता हो गई, तो ये हमारी भारतीय सेना की वीरता हो गई सर्जिकल स्ट्राइक करके। पर हमको थप्पड़ क्यों मारा? वहां आरडीएक्स कैसे आया? वहां देवेंद्र सिंह जो डीएसपी है वो आतंकवादियों को लेकर अपनी गाड़ी में पकड़ा जाता है और इसके बाद उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं होती, उसकी जमानत हो जाती है। पूरा हिंदुस्तान का राग दरबारी मीडिया
भांड मीडिया रिया और सुशांत केस के ऊपर सीबीआई की मांग के लिए घंटों घंटों के प्रोग्राम चलाता है। पुलवामा हमले में आरडीएक्स वहाँ कैसे आया, वो कैसे हुआ, उसकी जांच करने के लिए उसकी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी सीबीआई की जांच जिस दिन हो जाएगी उसके तार सत्ता के केंद्र तक जाएंगे। उरी हमला कैसे हुआ, वहाँ कैसे हुआ, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? एनएसए चार्जशीट में लोगों की जमानतें कैसे हो रही है? वो आप पाकिस्तान में बैठे हुए एक आदमी का नाम तो ले देते हो, चार्जशीट में लिख के जमा कर देते हो, पर हिंदुस्तान में किसने मदद की थी? हिंदुस्तान में वो आरडीएक्स वहां कैसे पाया? जिस गाड़ी के ऊपर जो वो बुलेट प्रूफ जो गाड़ी नहीं थी, उसी गाड़ी के पास बम कैसे फूटा? इसकी जांच कौन करेगा? इसकी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं हो रही? निश्चित तौर से ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा, और बिहार में चुनाव है इसलिए सुशांत का केस उठाया जा रहा। खोखली राजनीति। बताइए, हिंदुस्तान में रोज किसान मर रहे, रोज युवा मर रहे, रोज बेरोजगार महिलाएं, कई एक लोगों के साथ बलात्कार हो रहा, उस पर सीबीआई की जांच की जांच करने के लिए उसकी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी सीबीआई की जांच जिस दिन हो जाएगी उसके तार सत्ता के केंद्र तक जाएंगे। उरी हमला कैसे हुआ, वहां कैसे हुआ, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? एनएसए चार्जशीट में लोगों की जमानतें कैसे हो रही है? वो आप पाकिस्तान में बैठे हुए एक आदमी का नाम तो ले देते हो, चार्जशीट में लिख के जमा कर देते हो, पर हिंदुस्तान में किसने मदद की थी? हिंदुस्तान में वो आरडीएक्स वहां कैसे पाया? जिस गाड़ी के ऊपर जो वो बुलेट प्रूफ जो गाड़ी नहीं थी, उसी गाड़ी के पास बम कैसे फूटा? इसकी जांच कौन करेगा? इसकी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं हो रही? निश्चित तौर से ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा, और बिहार में चुनाव है इसलिए सुशांत का केस उठाया जा रहा। खोखली राजनीति। बताइए, हिंदुस्तान में रोज किसान मर रहे, रोज युवा मर रहे, रोज बेरोजगार महिलाएं, कई एक लोगों के साथ बलात्कार हो रहा, उस पर सीबीआई की जांच की मांग नहीं हो रही। भाजपा के लोग बलात्कार करते हैं, उसके पिताजी की हत्या कर देते हैं, कुलदीप सेंगर वाले मामले, उस पर सीबीआई की कोई बात नहीं हो रही। इनका चिन्मयानंद गृह मंत्री, वो लड़की के खिलाफ 26-26 वीडियो आते हैं, उसके खिलाफ उल्टा केस बना दिया जाता है बलात्कार, जिस जो पीड़ित लड़की है उसके खिलाफ सीबीआई की जांच की कोई बात नहीं होती। और सीबीआई की जांच कहाँ होगी? एजेंडा सेट किया जाता है कि कहाँ से नरेंद्र मोदी जी को वो मिले। पर देखिए, ये देश समझ रहा धीरे धीरे कर। मैं जीडीपी के सवाल पे आना चाहूँगा। ठीक है, कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जीडीपी का जो -23 जीडीपी आई है, उसमें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जो संभालने का जिम्मा था वो सही तरीके से संभाल नहीं पाई पार्टी? वो बिल्कुल सही बात आपने सही कहा कि जीडीपी जो गिरने की बात है, वो अगर हम कोविड महामारी से भी बात करें तो उसके पहले हम काफ़ी परसेंटेज में गिर गए थे, और हमारा बेरोजगारी का दर भी बहुत बड़े मात्रा में बढ़ गया था। तो वो तो हम पहले ही मिसमैनेजमेंट के कारण, और जीडीपी सिर्फ एक कारण नहीं गिरी, जीडीपी गिरी हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था को नष्ट करके। जब इन्होंने नोटबंदी की तो उसके दुष्परिणाम हुए, जब इनने गलत तरीके से जीएसटी किया तो उसके बाद किया, और कोविड महामारी में तो बिना सोचा समझा जो इन्होंने लॉकडाउन किया उसने जीडीपी की उसकी पूरी कमर तोड़ के पटक दी। पर अफसोस इस बात का है कि देखिए, राहुल गांधी जी अपोजिशन के नेता हैं, मोदी जी के वो विरोधी हो सकते, पर पूरे इस कोविड महामारी के दौरान उनसे जब पत्रकारों ने कई एक बार पूछा तो उनने ऐसी टिप्पणी नहीं की जो विरोधी की टिप्पणी। उनने हमेशा विशेषज्ञों की राय रखी। उनने कहा कि मोदी जी अभी भी समय है। सबसे पहले उनने कहा था कि ये कोविड आ रहा है और ऐसी सुनामी आएगी कि हमारी अर्थव्यवस्था और सब ध्वस्त हो जाएगी। आज वो बात सही हुई। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे 21 दिन में कोरोना सही हो जाएगा, नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन की जीडीपी जाएगी, नहीं हो रही। तो भैया जो बोल रहा है उसकी बात सच निकल रही है, तो कुछ विशेषज्ञों से सलाह लेके, और हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर भारत की जीडीपी को बचाना है तो हिंदुस्तान के आम लोगों के खाते में आपको नगद पैसा डालना पड़ेगा। जब तक आम लोगों के हाथ में नगद पैसा नहीं आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे तो रोजगार पैदा नहीं होंगे। पर यह रोजगार और उद्योग पर सही काम करने की जगह जो हमारे अच्छे सरकारी संस्थान चल रहे हैं उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं, उनका निजीकरण कर रहे हैं, और आपदा में अवसर तलाशते हैं। प्रधानमंत्री जी का यह शब्द बहुत सटीक बैठता है कि आपदा में अवसर। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर इतना अच्छा तलाशा कि इस पूरे दौरान जब पूरे देश की आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, आपकी आमदनी घटी, आपके पड़ोस वाले की आमदनी घटी, तब हिंदुस्तान में भारत के नयन प्यारे रिलायंस के मालिक और अडानी की आमदनी घटी। पूरे विश्व में होड़ लग गई जियो के प्लेटफॉर्म में पैसा डालने का। क्यों जियो के प्लेटफॉर्म पैसा डाल रहे हैं? जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है तो जियो के प्लेटफॉर्म में इसलिए पैसा डाला जा रहा है
कि विश्व के बाकी लोगों को भी बताए कि जियो की जेब में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए उसमें पैसा डाल रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की नाकामी है। आज जिस तरह से चीन भारत को आंख दिखा रहा है और जिस तरह से पड़ोसी देश भारत के साथ आंख मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए जो जिम्मेदार है इस पे हमको बहुत पहले जाना पड़ेगा। 2 साल पहले जब डोकलाम का विवाद हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री को चीन जाना था, इनने अचानक सेना हटाई, ये वहाँ से होके आए और वहाँ से होके आने के बाद डोकलाम में वापस सेना चीन की 5 किलोमीटर आगे आ गई और हमारी सेना को इनने वही रोक दिया। तो जो चीन ने एक बात समझी इन सारी बातों से कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खोखली छवि बनाई है 56 इंच के सीने वाली, वो छवि के ऊपर ये कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते, इसलिए ये डरा हुआ प्रधानमंत्री ये उल्टा प्रधानमंत्री को बुला के चीन के को झूला झुलाते हैं, जबकि इनको साहसिक निर्णय लेना चाहिए था। इनको आप बताइए, ये जो हमला हुआ गलवान की घाटी में, ये जनवरी से खबर आ रही थी, इसके बाद लगातार खबर के बाद इनने ठीक से कार्रवाई नहीं की और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत का रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारी सीमा में आ गए, इसके बाद विदेश मंत्री कह रहा हमारी सीमा में आ गए, हमारा राजनयिक चीन में जाके विरोध दर्ज कराता है और ये तो 20 जवान मरने के बाद भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। जब राहुल गांधी जी ने यह कहा कि कहाँ छुपे हो, डरिए मत, पूरा देश आपके साथ है, तब ये आके खड़े हुए और इनने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री के वो शब्द जिसमें उन्हें ये कहा कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कोई हमारी पोस्ट पे कब्जा किया है, वो एक शत्रु देश के प्रधानमंत्री की भाषा थी। उस प्रधानमंत्री को आड़ बना करके चीन ने जहां जहां चीन के सैनिक थे उन जगहों पे ये दावा ठोक दिया कि हम हमारी सीमा में हैं और हमारा पक्ष कमजोर हुआ। और उस पर हमारी चीन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट प्रकाश मेनन ने तो ये कहा कि भारतीय सेना कर क्या रही है, ओ माय गॉड, हमारा प्रधानमंत्री शत्रु देश की भाषा बोल रहा, उनके खिलाफ तो राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। और इतनी एकमात्र अगर इसकी असफलता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो अपनी झूठी 56 इंच के सीने की छवि है, प्रधानमंत्री जी उस झूठी छवि से देश नहीं बचेगा। साहस के साथ स्वीकार कीजिए, हमारी सेना सक्षम है, हमारे देश का हर नागरिक सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है, हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो करने में सक्षम है। तो आपको साहस के साथ स्वीकार करना चाहूँगा। मैं एक बात और रखना चाहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो 56 इंच की छाती वाले थे वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुए, लेकिन आज कई ऐसे देश हैं, रूस, अमेरिका, बड़े बड़े, जो कहीं ना कहीं भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं था। माफ़ करिए, आपके जैसे सम्मानित पत्रकार अगर ऐसा बोलेंगे कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं था तो बेईमानी होगी। आपको पता है 1962 का युद्ध हुआ था जिसमें हमको थोड़ा नुकसान भले ही हुआ, पर उस समय विश्व संगठन है हमारा, उसमें प्रस्ताव पास हुआ कि चीन गलत है। और आज इस समय एक भी देश ने यह नहीं कहा कि चीन गलत है। रूस तो हमारा पुराना मित्र है। जब चीन और पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ और अमेरिका जब उनके साथ खड़ा था तब उसका बेड़ा हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका के साथ जो दोस्ती हो रही है वो नरेंद्र मोदी जी के लफ्फाजी के कारण नहीं हो रही है, वो दोस्ती मनमोहन सिंह जी और हमारी सरकारों के कारण हो रही है। आप देखिए, ये झूठी वाई की अलग बात है, आप अपने पैसे से लोगों को इकट्ठा करो और हाउडी मोदी करा लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिका जाते हैं तो प्लेन के अंदर राष्ट्रपति लेने आता है, इंदिरा जी का सम्मान होता है, राजीव जी को आपने देखा होगा छाता लेके चलता हुआ राष्ट्रपति दिखता है, और मनमोहन सिंह जी के सामने भी लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे तो हमारे प्रधानमंत्री को लोग आए होंगे लेने, इनको सम्मान करते होंगे, पर उसके उलट हमारा प्रधानमंत्री क्या करता है, कोविड महामारी के दौरान नमस्ते ट्रंप कराता है और 100 करोड़ रुपए देश का खर्च कराता है, और उनकी गाड़ी में आगे, उनकी गाड़ी की जगह वो आगे पायलट की तरह घूम के उनको रास्ता दिखाता है जैसे कोई मालिक आया हो। ये सम्मान हमको नहीं चाहिए भैया। हमारे देश का बहुत सम्मान पहले था और वो सम्मान भारत को मिलता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अकेले को नहीं मिलता। और इनसे पहले सारे प्रधानमंत्रियों को इनसे कई गुना ज़्यादा वो मिला, पर उन प्रधानमंत्रियों ने उसको इवेंट नहीं बनाया। भाई एक बात बताइए, राजीव गांधी जी को छाता लेकर चल रहा ना प्रधानमंत्री, तो ये कम सम्मान था। मनमोहन सिंह जी जाते तो ताली की गड़गड़ाहट संसद के अंदर बोलते थे,
तो हमारे देश का सम्मान हमेशा रहा है। अब तो हमारा जो मित्र देश था नेपाल, हमारा जो बांग्लादेश जिसको हमने बनाया, और जो चीन के विरोधी लोग थे वो भी उतनी तत्परता से हमारे साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि हमको आंखें दिखा रहे हैं। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को अपनी मंत्रमुग्धा से बाहर आना चाहिए। जी, आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं जो भारत का सम्मान है वो पहले से बना हुआ है, आज से नहीं है, ये बात बड़ी हो गई। लेकिन मैं पार्टी के तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा व्यक्तिगत, क्या जो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह चल रहा है, तो क्या इसके कारण है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो लीडरशिप होनी चाहिए वो मजबूत नहीं है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी का अंदर जो नेता है वो कमज़ोर साबित हो रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी का देखिए अंतरकला तो आप पता नहीं किस पे बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मुझे स्पेसिफिक पता नहीं है कि आप कौन से सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक आप बात करते हो तो मैं उस पर कुछ बोल पाता। पर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ हम हमारी बातों को कह सकते हैं और हम हमारी बातों को रख सकते हैं। और रही बात, कांग्रेस पार्टी इसलिए कमज़ोर नहीं पड़ रही है कि जो 56 इंच के श्रीमान महाशय 303 सीट से जीत के आए हैं ना, उनके जीतने के बाद इस देश के गरीब, मजदूर, युवा, चाहे कोविड महामारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे चीन के हमले की बात हो, हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तथ्यात्मक रूप से पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और एकमात्र नेता इस देश के अंदर है जो इस सरकार से लड़ रहा है। और धीरे धीरे करके वो राग दरबारी और भांड मीडिया को छोड़ के इस देश के बड़े लोग, अच्छे लोग जो देश को बनाना चाहते हैं, वो ये मानने लगे कि एकमात्र राहुल गांधी ये वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी के गलत निर्णयों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि युवाओं को लेकर ऐसी क्या रणनीति बनानी चाहिए जिससे रोजगार पैदा हो, या फिर ऐसी कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे किसान को भी आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाया जा सके? देखिए, युवाओं को इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, और उसकी जगह पे उल्टा जो कांग्रेस के समय 13 लाख और 9 लाख 10 लाख रोजगार मिलते थे वो सब चले गए, और बल्कि लगभग 10-12 करोड़ रोजगार छिन गए। एक तो ये होता है कि जो हमारे सरकारी बड़े उपक्रम से है उनको हमको और विस्तार देना चाहिए ताकि वहाँ पे हमारे लोगों का रोजगार लग सके। और दूसरा, हमको अर्थव्यवस्था को जो किसान, गरीब और मजदूर ओरिएंटेड बना देना चाहिए। हमको किसान को अधिक से अधिक मदद करना चाहिए। पूरे देश में किसानों का जितना भी कर्ज है हमको बिना कंडीशन माफ़ करना चाहिए। किसानों की फसल का उचित दाम मिले ये व्यवस्था 100% तय करना चाहिए। इसके साथ साथ मजदूरों को सही मजदूरी और काम मिले ये भी तय करना चाहिए। और युवाओं के लिए हमको शैक्षणिक स्तर पे और अन्य संस्थानों पे अच्छे अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी जी की तरह जैसे जेएनयू को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, जामिया को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, शिक्षा नीति बदलने का प्रयास करते हैं। और आप देखो कि जिन यूनिवर्सिटी पे ये सबसे ज़्यादा आरोप लगाते हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटियों को जब इन्हीं की सरकार सर्वे कराती है तो वो ही जामिया नंबर 1 आती है, वही जेएनयू टॉप में आती है। और जो जिन संस्थानों की ये बात करते हैं वो संस्थान कहीं कुछ नहीं दिखते। तो जो अच्छे संस्थान हैं उनको आगे बढ़ा करके देश के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और रोजगार कब बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब देश के गरीब व्यक्ति सक्षम होगा, किसान और मजदूर जब सक्षम होगा तो वो मार्केट में खरीदी करने आएगा। जब खरीदी करने आएगा तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो उद्योग और सरकारी उपक्रम जो हमारे हैं उनके अंदर से जो डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे लोगों के लिए काम पैदा होंगे, रोजगार सर्जन होंगे। तो हमको जो हमारी अर्थव्यवस्था का फोकस है वो 10-15 मित्रों की तरफ ना देते हुए, उधर ध्यान ना देते हुए हमको ध्यान देना चाहिए देश के गरीब युवा। एक तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में बड़ी विडंबना है कि लोग टैक्स पेड जो है बड़े उद्योगपतियों को और कुछ लोग टैक्स देते हैं उनको मानते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो सब टैक्स पेड है ही नहीं, वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर है। टैक्स तो बेसिक रूप से हिंदुस्तान का आम उपभोक्ता, आम नागरिक देता है। तो आम नागरिक जिस परसेंटेज में है उस टैक्स कलेक्शन का हिस्सा उस गरीब के पास, उस किसान के पास, उस मजदूर के पास उतनी मात्रा में जिस दिन जाना चालू हो जाएगा उस दिन निश्चित तौर से इस देश में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था वापस ऊपर आएगी। आप देखिए, डीजल पेट्रोल के ऊपर अगर हम बात करें तो हमने 70 साल में डीजल पे 3 रुपये 46 पैसे टैक्स लिया और पेट्रोल पे 9 रुपये 20 पैसे लिया। इनने 5 साल में क्या करा?
डीजल पे 32 रुपये 84 पैसा कर दिया और पेट्रोल पे 31 रुपये 84 पैसा। महंगा इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता है और पहले से महंगा जा रहा। यहाँ तक कि अगर कांग्रेस और भाजपा की सरकारों की हम तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में 9 रुपये 61 पैसा डीजल सस्ता, 9 रुपये 7 पैसा पेट्रोल सस्ता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट थे पहले, उसी से टूट के स्टेट बना और मध्य प्रदेश में 9 रुपये 61 पैसा डीजल महंगा, 9 रुपये 7 पैसा पेट्रोल महंगा। तो ये लूट का पैसा कहाँ जा रहा है, इसको कौन से भ्रष्टाचार में जा रहा है? ये तो सीधा सीधा अपनी छवि में जो रोज ये टेलीविजनों पे टीवीओं पे विज्ञापन और जो पेम्पलेट और पोस्टर बैनर चल रहा है ना नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी का, उसमें ये काम चल रहा। तो ये सब रोक के लोगों के, आम लोगों के खाते में वो पैसा जी हरपाल जी बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा। समय की कमी हमारे पास। हरपाल ठाकुर जी, आपका बेहद धन्यवाद जो आप हमारे शो में आए। आपने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और सही सटीक बात युवाओं तक पहुंचाई। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में इतना ही। नए मुद्दे के साथ, नई बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए देखते रहिए हल्ला बोल।